So we will continue our second chapter of genetics unit, molecular basis of inheritance. In the previous lecture, we have studied up to the structure of the double helical DNA molecule. So previous lecture में हमने जो है वो DNA helix का structure study किया. Now we will study the packaging of the DNA. Then we will see the search for the genetic material. So let us start with the next topic of the chapter. It is packaging of DNA helix. So first of all, what is mean by the packaging and what is the need of the packaging of the DNA double helix? So packaging as the word is very common. किसी चीज को पैक करना मतलब किसी को कॉम्पैक्ट करना, कम जगह में कोई मटेरियल को किसी ऑब्जेक्ट को जो है एडजस्ट करना, उसको पैकेजिंग कहा जाता है. तो पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? सी फॉर प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया. सो इन द बैक्टीरिया देयर इज नो डिफाइंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती वहां पर. देयर जेनेटिक मटेरियल इज फ्रीली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. तो उनका जेनेटिक मटेरियल जो है उनके साइटोप्लाज्म में फ्रीली स्कैटर्ड होता है एंड इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ highly looped structure. This highly looped structure, though it is somewhere associated with some types of proteins, कुछ proteins इसमें भी रहते हैं, but these proteins which are present along with the loops of the DNA of the prokaryote, they are not similar as that of the eukaryotic proteins. So this complete looped structure, it is called as the nucleoid, or it is also called as genophore. So the looped structure is genophore or nucleoid. यहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स इसमें इसको पैक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फॉर यूकैरियोट्स के लिए जो डीएनए होता है जो कि क्रोमोसोम के फॉर्म में एम्बेडेड होता है, एंड क्रोमोसोम्स they appear themselves during metaphase of the cell division. तो अगर हम लोग वहां पर डीएनए की लेंथ को अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली देखते हैं तो डीएनए की जो लेंथ होती है न्यूक्लियस के डायमेंशन और न्यूक्लियस के डायमीटर की कंपैरिजन में बहुत बिगर होती है, फार ग्रेटर होती है. सो टिपिकली ऑन एन एवरेज अगर हम देखें ऑन एन एवरेज तो यूकैरियोट्स के लिए फॉर eukaryotes approximately 2.2 मीटर का जो डीएनए है वो एक सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है. सो 2.2 मीटर का डीएनए और जो न्यूक्लियस की साइज होती है, न्यूक्लियस की साइज वो ऑन एन एवरेज जो है 1 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर होती है. So this is the size of the nucleus and this is the size of the DNA. So when we compare this, the size of the nucleus, as we can see, it is in micrometer and the size of the DNA it is in meter. So this value is very far greater than the size or the dimension of the nucleus, but still inside the very tiny nucleus a long molecule of the DNA is embedded or it is present in that. So it is very obvious that this DNA, this long DNA is not present in its linear form in the nucleus. So to accommodate inside a very tiny sized nucleus, the DNA should have folded itself. DNA जो है वो linearly present नहीं हो सकता, वो बहुत ज़्यादा folded form में present होता है. तो इतना fold होता है
2.2 मीटर तक का जो डीएनए इतना फोल्ड होता है कि वो इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर समा जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो इसी को जो है कहा जाता है पैकेजिंग या कंडेंसेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो इसकी जो कंडेंसेशन है, इसकी जो पैकेजिंग है, इसके अंदर दो ब्रॉड कैटेगरी के प्रोटीन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो जो सबसे कॉमन प्रोटीन है जो हेल्प करते हैं, विच दे आर कॉल्ड एज द हिस्टोन प्रोटीन्स। So histone proteins, they are the first category of the protein and they are very common. They accommodate the DNA in small sized nucleus. Second, जो higher level पर packaging होती है, it is performed by non-histone chromosomal protein. उसको हम लोग शॉर्ट में NHC लिखते हैं, non-histone chromosomal protein. सो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन हायर लेवल की पैकेजिंग है। उसकी डिटेल्स यहाँ पर हमको जो है वो स्टडी नहीं करना है, मेन हमको जो फोकस करना है वो हिस्टोन प्रोटीन्स पर करना है। सो हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं, दे आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। ये प्रोटीन्स कैसे होते हैं? दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्कलाइन प्रोटीन। पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और नेचर में जो है अल्कलाइन होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो चीजें हैं वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या डीएनए के लिए जो है वो अपोजिट है। डीएनए जो होता है वो निगेटिवली चार्ज्ड होता है, न्यूक्लिक एसिड जो भी होते हैं निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, एंड दे आर एसिडिक इन नेचर। ये प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड and they are alkaline in nature. These proteins, ये जो प्रोटीन होते हैं ये कुछ बेसिक अमाइनो एसिड रिच होते हैं। इनके अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो कि जिनका नेचर बेसिक होता है, and these amino acid they are very prominently present lysine and arginine. So these are lysine लाइसिन एंड अर्जिनाइन रिच अमाइनो एसिड इसके अंदर होते हैं। तो ये लाइसिन एंड अर्जिनाइन रिच अमाइनो एसिड की वजह से ये ओवरऑल जो प्रोटीन्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, दे गेन द बेसिक चार्ज। इनके ऊपर बेसिक चार्ज आ जाता है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, इनको हम इस तरह से लिखते हैं, दे आर H2A, H2B, H3 and H4 histone. So these are the four basic types of histones which are present in the core of the DNA. One more type of histone protein is there. It is called H1 histone. This is 2A, 2B, 3, 4. These number and alphabets, they suggest the number of polypeptide and type of polypeptide chains present in the protein, respective protein. So H2A, H2B, H3 and H4. These four types of protein monomers, they are present in the core part of the DNA. पैकेजिंग के बाद में जो कोर बनता है उसके अंदर हम लोग देखेंगे उसको डायग्रामेटिकली। H1 जो होता है it is present in linker DNA. क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आया है, which of the following is not seen in core DNA। तो ऑप्शंस में H1 भी दिया रहता है, कोर डीएनए के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता है और ये लिंकर डीएनए में प्रेजेंट होता है। नाउ अभी जो पैकेजिंग होती है वो कैसे होती है? ये जो कोर डीएनए बनता है
ये 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन से बनता है, पर ये 4 टाइप के जो हिस्टोन मोनोमर्स हैं, दीज आर द हिस्टोन मोनोमर H2A, H2B, H3H एंड H4, ये 4 हिस्टोन मोनोमर हैं, हर एक के दो दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर आकर के अटैच होते हैं, स्टिक होते हैं। तो ये इस तरह से होता है, जैसे सपोज कर लो कि ये हो गया अपना H2A, तो H2A के दो मॉलिक्यूल रहेंगे, एक ये मॉलिक्यूल एक और मॉलिक्यूल आएगा इसके ऊपर अटैच होगा, दिस इज अनदर H2A, then there comes H2B, one more H2B, then two molecules of H3, one more H3 molecule, then two molecules of H4 histone, suppose this is one H4 and this is another H4। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर ऐसा फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये पूरा ऐसा देखने में स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये ऐसा देखने में पूरा फुटबॉल लाइक स्फीयर लाइक दिखता है ऊपर से। तो ये H4 H3 ये सब ऐसा एक के पीछे एक के ऊपर एक ऐसा एम्बेड होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस स्ट्रक्चर इट हैज टोटल 8 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, 2 यूनिट्स ऑफ ईच H2A, H2B, H3 and H4। So there are in all total 8 units of protein, and this structure it is called as the histone octamer. This structure is called histone octamer, and on this histone octamer the double stranded DNA start wrapping। तो इसके ऊपर जो है वो रैपिंग कैसे होती है, ये हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जो डीएनए रैप होता है, तो वो डीएनए इस तरह से जो है रैप होगा इसके ऊपर। यहां से सपोज कर लो कि ये डीएनए इसके ऊपर ऐसा रैप होना स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज आवर डबल हेलिकल मॉडल और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इट स्टार्ट्स रैपिंग ऑन दिस हिस्टोन ऑक्टामर। इट टेक्स 1 कंप्लीट टर्न, यहाँ से ये ऐसा सपोज कर लो कि ये इस तरह से रैप होने आ रहा है, तो ये ऐसा पूरा एक टर्न कंप्लीट करता है, इसके ऊपर एक सर्कल पूरा कंप्लीट करता है, एंड इट टेक्स द सेकेंड टर्न का 3/4 टर्न कंप्लीट करता है। सेकेंड टर्न पूरा कंप्लीट नहीं करता है, 3/4 कंप्लीट करता है। सो एक टर्न कंप्लीट, और सेकेंड का जो है सपोज ये पीछे से जाकर के ये सेकेंड का ये ऐसा 3/4 कंप्लीट करता है, और 3/4 कंप्लीट करने के बाद में फिर ये ऐसे यहाँ से सपोज ये इसके पीछे से यहाँ से ये ऐसा बाहर निकलता है। सो व्हाटएवर अमाउंट ऑफ द डीएनए इज रैप्ड ओवर दिस, जितना डीएनए इसके ऊपर जो है वो रैप होता है along with this core, it is along with this protein, it is called as the core DNA। इसको हम लोग कोर डीएनए कहते हैं। और उसके बाद में ये जो बाहर निकला हुआ है, फिर उसके बाद में ये दूसरे कोर पर जाएगा, तो इसके बीच में एक प्रोटीन आते हैं, मींस दो एडजेसेंट कोर के बीच में एक जो प्रोटीन आता है वो होता है लिंकर प्रोटीन, और उसके बीच में जो डीएनए होता है इट इज कॉल्ड एज द लिंकर डीएनए। तो लिंकर क्या करता है, दो कोर को एक दूसरे के नजदीक लाके ऐसा पैक कर देता है, नजदीक लेके आ जाता है। तो लिंकर यहाँ पर कहां पर आ जाएगा, लिंकर जो प्रोटीन H1 जो रहेगा वो आ जाएगा इसके बीच में यहाँ पर। सो दिस इज अनदर प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज द लिंकर प्रोटीन और द H1 प्रोटीन, और जो डीएनए इसके ऊपर रैप होगा लिंकर के ऊपर इट इज कॉल्ड एज द लिंकर डीएनए। तो ये लिंकर डीएनए यहाँ पर आता है दो एडजेसेंट कोर के बीच में। अब इसमें से जो कोर होता है, कोर डीएनए जो होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली फिक्स नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 146 बेस पेयर का डीएनए रहता है। मतलब उसमें जो डीएनए आता है अप्रोक्सीमेटली, इट इज नॉट ऑलवेज फिक्स्ड, प्लस माइनस भी हो सकता है, बट फॉर थ्योरेटिकल पर्पस उसको 146 बेस पेयर लिया जाता है ऑन एन एवरेज। तो कभी क्वेश्चन भी आ जाता है
नंबर बेस्ड क्वेश्चन तो हमको एवरेज वैल्यू याद रखनी है, 146 बेस पेयर इन द कोर डीएनए। और जो लिंकर डीएनए होता है, लिंकर वाला जो पार्ट होता है, इसके अंदर जो डीएनए रहता है वो नियर अबाउट, वो भी अप्रोक्सीमेटली 54 बेस पेयर का होता है। तो 54 बेस पेयर और ये कोर डीएनए 146, तो एक कोर डीएनए और उसका एक लिंकर डीएनए, ये मिला करके जो स्ट्रक्चर बनता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। उसको न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक के बाजू में एक आ जाते हैं, ऐसा एक न्यूक्लियोसोम यहाँ आ गया, फिर उसके बाद यहाँ आ गया, फिर ऐसे बहुत सारे जब न्यूक्लियोसोम आ जाते हैं, तो ये न्यूक्लियोसोम भी आपस में जो है वो कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट होते हैं, पैक होना स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर अगर हम इंटरफेस के टाइम पर देखते हैं, इंटरफेस के टाइम पर सेल साइकिल के, तो हमको जो है ये देखने में इस तरह से दिखता है कि इस तरह से ऐसे जो है वो थ्रेड होता है, और ये थ्रेड के ऊपर एट रेगुलर इंटरवल हमको जो है वो ऐसे कोर के बीट्स दिखते हैं। तो जो कोर के बीट्स होते हैं वो हमको ऐसे रेगुलर इंटरवल पर देखने को मिलते हैं। दिस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज एक्चुअली द क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। ये प्रोटीन प्लस डीएनए है, क्रोमैटिन। और ये देखने में ऐसा बीडेड स्ट्रक्चर, यानी थ्रेड के ऊपर बहुत सारे बीड्स ऐसे रेगुलर इंटरवल पर, यहाँ पर ऐसा लगता है कि धागे के ऊपर बहुत सारे मोती पुरोए हुए हैं एक रेगुलर इंटरवल पर। तो इसलिए इसको जो है वो बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल भी बोला जाता है। बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। फर्दर ये जो बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये और फोल्ड होता है और कॉम्पैक्ट होता है। ये ऐसे ही फोल्ड होता है, ऐसा कॉम्पैक्ट होता है। जैसे सपोज कर लो कि आपके पास में जो है वो एक थ्रेड है, और वो थ्रेड के ऊपर रेगुलर इंटरवल के ऊपर बहुत सारे जो है वो मोती पुरे हुए हैं। तो वो जो थ्रेड है वो डीएनए का थ्रेड हो गया, और जो मोती पुरोए हुए हैं वो मोती जो है वो है आपके हिस्टोन ऑप्टमर। और वो मोतियों में से जो थ्रेड पास हो रहा है, तो वो थ्रेड प्लस मोती का जो पार्ट है वो पूरा मिला करके जो बनता है वो पूरा कोर डीएनए बनाता है। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे कोर डीएनए, तो दो कोर डीएनए के बीच का जो डिस्टेंस है या जो पार्ट है वो लिंकर डीएनए बनाता है। अभी ऐसे कोर और लिंकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, और इसी को जो है वो बीड और स्ट्रिंग भी बोलते हैं। ये और ज्यादा जो है फोल्ड होता है। कैसे फोल्ड होगा? सपोज कर लो ये दो एंड्स हैं आपके पास में थ्रेड के, ये दोनों को आपने ऐसे पकड़ा है साथ में, और उसको ऐसा फोल्ड कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, इस तरह से घुमा रहे हैं कि उसके जो कोर हैं वो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से पैक हो जाए। तो जो स्ट्रक्चर बनता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द सोलेनॉइड फाइबर। उसको सोलेनॉइड फाइबर बोला जाता है। और फिर अगर आप सोलेनॉइड फाइबर के दो एंड्स को पकड़ के फिर और फोल्ड करेंगे, जिस तरह से भी पॉसिबल हो कि वो मैक्सिमली कॉम्पैक्ट हो जाए, तो जो स्ट्रक्चर बनता है इट इज कॉल्ड एज द सुपर सोलेनॉइड फाइबर। फिर सुपर सोलेनॉइड फाइबर के बाद में थोड़ी और फोल्डिंग जितनी पॉसिबल है हो पाती है, और फिर आते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं इसमें, these proteins they are the scaffold proteins। scaffold proteins भी होते हैं, कुछ डीएनए पॉलीमरेज भी होता है उसके अंदर। तो ये ऐसे अलग अलग टाइप के नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। these are नॉन बेसिक प्रोटीन्स, और ये बनाते हैं फिर फाइनली जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो जो क्रोमोसोम हम देखते हैं स्पिंडल शेप या इलोंगेटेड रॉड शेप, वो इतना डीएनए की पैकेजिंग होने के बाद बनता है, फाइनल स्टेज में बनता है। हम इसको देखेंगे, इसका सीक्वेंशियल जो प्रोसेस है कि कैसे जो है ये फोल्ड होता है along with its साइज। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर फाइनली स्कैफोल्ड प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेज और जो अदर प्रोटीन्स हैं जैसे इसके अंदर हेट्रोक्रोमेटिन, प्रोटीन 1, इस तरह से आते हैं। ये सब फाइनल पैकिंग होने के बाद में अपना क्रोमोसोम जो है वो फॉर्म होता है। देन
जब क्रोमोसोम जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, थ्रेड लाइक क्रोमेटिन जब फॉर्म हो जाता है, क्रोमोसोम जो है ये हमको मेटाफेज के टाइम पे ही अच्छे अपीयर होते हैं और उसके पहले हमको जो है थ्रेड लाइक फाइबर ही दिखते हैं। तो वो जो थ्रेड लाइक फाइबर्स दिखते हैं दे आर कॉल्ड एज द क्रोमेटिन फाइबर्स। तो अगर हम लोग जो है वो क्रोमेटिन फाइबर्स को देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकली, उसको अगर हम लोग एग्जामिन करते हैं सो सपोज करते हैं दिस इज द सेल ऑफ एनी यूकैरियोट, दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। और जब फाइनली जो है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में पूरा डीएनए रैप हो जाएगा तो ये इस तरह से ऐसा हाईली रैप्ड स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, क्रोमेटिन का थ्रेड मिलेगा। तो ये क्रोमेटिन के थ्रेड पे कहीं कहीं पर हमको जो है, अगर इसको हम लोग किसी न्यूक्लियर स्टेन से स्टेनिंग करते हैं तो जो न्यूक्लियर स्टेन्स होते हैं मतलब ऐसे स्टेन्स जो कि डीएनए को स्टेन करते हैं, जाकर के डीएनए को कलर देते हैं, तो अगर उससे इसको हम लोग जो है स्टेन करते हैं, जैसे आपने जो है एसिटोकार्बाइन स्टेन यूज किया होगा फॉर द स्टडी ऑफ द सेल डिवीजन, ऐसे ही अलग अलग टाइप के जो है स्टेन्स आते हैं। तो अगर इसको हम लोग स्टेनिंग करते हैं तो कहीं पर कुछ पार्ट जो होगा डीएनए का वो बहुत डार्कली स्टेन होगा, कहीं पर लूजली स्टेन होगा। सपोज ये जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ ये डार्कली स्टेन पार्ट है। तो जो डार्कली स्टेन पार्ट होता है, बहुत डार्क स्टेन जो पकड़ता है, मतलब यहाँ पर डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हैं। तो ये जो डार्कली स्टेन पार्ट होता है इट इज कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन। फिर जो बीच में लूजली स्टेन या लाइटली स्टेन पार्ट है, ये वाला पार्ट हम बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन। तो जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये डार्कली स्टेन पार्ट होता है और बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, और यूक्रोमेटिन जो होता है ये लूजली फोल्डेड होता है और लाइटली स्टेन्ड भी होता है, मतलब बहुत ज्यादा कलर नहीं पकड़ता, कलर गेन नहीं करता। फर्दर दोनों के अंदर थोड़ा फंक्शनल डिफरेंस भी है, वो याद रखो क्योंकि इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस एग्जाम में। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। What is mean by transcriptionally inactive? Recall the process of transcription which you have studied in earlier year 12th standard के अंदर जो है वो स्टडी किया होगा। ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, थोड़ा ये वर्ड्स जो है वो सुने हुए लग रहे होंगे। तो ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है और यूक्रोमेटिन जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। मतलब क्या है? मतलब सिंपल ये है कि हेट्रोक्रोमेटिन इट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करता है, और यूक्रोमेटिन जो होता है हेट्रोक्रोमेटिन जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है। हेट्रोक्रोमेटिन कॉम्पैक्ट होता है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता, वो ओपन नहीं हो पाता इतना आसानी से, जबकि यूक्रोमेटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। तो याद रखना है ये वाला पार्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है यानी प्रोटीन बनाता है, और ये वाला पार्ट जो है प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। हेट्रोक्रोमेटिन भी फिर दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, और दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो कुछ केसेस में कुछ सेल साइकिल में अपने आप को ओपन करता है और कुछ प्रोटीन बनाता है, और कॉन्स्टिट्यूटिव जो होता है वो हाईली डेंसली पैक्ड होता है, वो ओपन, वो अनवाइंड नहीं होता, लूज नहीं होता है। तो ये इस तरह से अलग अलग टाइप के हमको यहाँ पर
हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन दिख रहे हैं। हेट्रोक्रोमेटिन फिर दो टाइप का है, फैकल्टेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव, और यूक्रोमेटिन जो है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, अब ये इतना पैक हो जाता है, ये प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और स्कैफोल्ड प्रोटीन और पॉलीमरेज, ये सारे प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, सब मिला जुला करके इसको इतना कॉम्पैक्ट, इतना छोटा कर देते हैं कि ये पूरी तरह से न्यूक्लियस के, छोटे से साइज के न्यूक्लियस के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो ये इस तरह से फोल्डिंग या पूरी पैकेजिंग होती है, इसको बोला जाता है डीएनए पैकेजिंग। तो ये पैकेजिंग और डायग्रामेटिकली इसको हम लोग जो है एक बार प्रोजेक्टर के ऊपर भी देख लेते हैं, और क्रोमोसोम कैसे बनते हैं वो भी हम लोग एक सीक्वेंशियल डायग्राम के थ्रू वहां पर देखते हैं। Okay, see, this is the diagram of the nucleosome, जो अभी हम लोगों ने वहां पर स्टडी किया न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूरा स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर जो बीच में दिखाया हुआ है, दिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जहां पर कर्सर है वहां पर देखिए, दिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द हिस्टोन ऑक्टामर। इट इज कॉल्ड द हिस्टोन ऑक्टामर। मतलब ये है कि यहाँ पर जो है टोटल 8 यूनिट्स होंगे जो एक दूसरे से कॉम्पैक्ट हुए। सो दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर, और इसके ऊपर ये जो थ्रेड आप देख रहे हैं ऐसा पूरा रैप किया हुआ है, लपेटा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज दिस इज द डीएनए व्हिच इज रैप्ड ओवर द हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये ऐसा यहाँ से पूरा 1 टन कंप्लीट, और सेकेंड टन का जो है 3/4 टन, मतलब 4 में से 3 टन कंप्लीट करता है, पूरा वहां तक नहीं पहुंचता जैसा जो फर्स्ट टन जहां पे एंड होता है, और फिर ये इसको लीव कर देता है, बाहर निकल आता है। और फिर यहाँ जाने के बाद में दूसरा एक कोड इसके ऊपर आ जाएगा, और फिर 2 कोड के बीच में ये लिंकर है, जिसके अंदर H1 हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। सो दिस इज 1 न्यूक्लियोसोम। और इस एक न्यूक्लियोसोम के अंदर मैंने बताया कि नंबर ऑफ बेस पेयर जो है, तो कोर के अंदर जो है 146 बेस पेयर होते हैं कोर के अंदर, और जो लिंकर पार्ट होता है उसके अंदर 54 बेसेस होते हैं। तो टोटल जो है एक न्यूक्लियोसोम में हम लोग 200 बेस पेयर्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। देन अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर और अच्छे से दिखाया हुआ है कि न्यूक्लियोसोम कोर कैसा फॉर्म होता है। यहाँ पर देखिए, तो ये बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, H2A, H2B, और फिर उसके बाद में H3, H4, इस तरह से पूरा क्लियर यहाँ पर दिखाया हुआ है, और कैसे जो है वो रैपिंग हो रही है वो भी यहाँ पर दिखाया। नेक्स्ट जो डायग्राम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल है, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है इसका। तो ये बीड ऑन स्ट्रिंग है, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोसोम कहाँ पर है और लिंकर कहाँ पर है, बहुत क्लियर यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो न्यूक्लियोसोम, एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम और उसके बाजू के जो लिंकर हैं, इनको मिला करके बोला जाता है क्रोमेटोसोम। तो क्रोमेटोसोम, ये सब टर्म्स जो है वो क्लियर होना चाहिए। न्यूक्लियोसोम किसको कहते हैं, लिंकर क्या होता है, कोर क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटोसोम क्या होता है। तो ये पूरा बीड ऑन स्ट्रिंग फाइबर है। नेक्स्ट ये जो डायग्राम है यहाँ बहुत क्लियर कट जो है इसको एक्सप्लेन किया है, डीएनए से लेकर के पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम बनने तक का प्रोसेस है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो वाटसन क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल है, और फिर इसकी जो पैकेजिंग स्टार्ट हो रही है। तो इनिशियली इसका जो डायमीटर है, कल हमने देखा था कि 2 नैनोमीटर डायमीटर होता है या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। नाउ पैकेजिंग जब स्टार्ट होती है तो जैसे ही ये न्यूक्लियोसोम बनाता है, मतलब जैसे ये फाइबर हिस्टोन के ऑक्टामर के ऊपर रैप होता है, ये वाला पार्ट जहां पर कर्सर घुमा रहा हूं वो वाला पार्ट देखिए, ये पार्ट, तो इसका डायमीटर रिड्यूस हो जाता है, ये पहुंच जाता है, इसका डायमीटर बढ़ जाता है, साइज रिड्यूस हो जाती है, लेंथ रिड्यूस हो जाती है, 10 नैनोमीटर का फाइबर बन जाता है। फिर उसके बाद में फर्दर जो है ये देखिए 10 नैनोमीटर यहाँ पर भी दिखाया हुआ है आगे, और यहाँ पर देखो ये 1 और ये दोनों जो न्यूक्लियोसोम है दूर है, अब यहाँ पर ये नजदीक आ गए हैं, मतलब इनके बीच में जो लिंकर है वो लिंकर इनको क्या कर देता है, कॉम्पैक्ट कर देता है, करीब लेके आ जाता है। फिर धीरे धीरे और आगे देखेंगे तो ये एक के ऊपर एक ओवरलैप होना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है वो न्यूक्लियोसोम या कोर्स दिखाए हुए हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर ऐसा रैप्ड हो गए। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये यहाँ पर जो एरो मार्क से दिखाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द 30 नैनोमीटर फाइबर, और इसी को कहा जाता है सोलेनॉइड
फाइबर। तो यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 6 न्यूक्लियोसोम, मतलब जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 से एक के पीछे एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम जो है एक दूसरे से एकदम कॉम्पैक्टली बाउंड हो जाते हैं एंड इट फॉर्म्स द 30 नैनोमीटर सोलेनॉइड फाइबर। फिर फर्दर ये 30 नैनोमीटर जो सोलेनॉइड फाइबर होता है इसकी और फर्दर पैकेजिंग होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सोलेनॉइड फाइबर जो है ये एक दूसरे के ऊपर इम्बेड हो रहे हैं, लूप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, ऐसा एक पूरा वायर जैसा, टेलीफोन वायर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। इट इज द सुपर सोलेनॉइड फाइबर। 300 नैनोमीटर जो इसका डायमीटर होता है। फर्दर ये और ज्यादा जो है वो कॉइल हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 डायमेंशनली इसकी कॉइलिंग जो है वो दिखाया हुआ है। मैं इस पार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूं। यहाँ पर देखिए ये पार्ट जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो ऐसा स्पाइरल शेप जैसा दिख रहा है। इसकी साइज जो हो जाती है ये होती है 700 नैनोमीटर और इसके पहले जो साइज थी वो 300 नैनोमीटर थी जो कि सुपर सोलेनॉइड था। सोलेनॉइड 30 नैनोमीटर है और फिर क्रोमेटिड, ये पूरा क्रोमोसोम का एक आर्म बन गया है क्रोमेटिड, और फिर फर्दर ये पैक होते होते फाइनली यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा क्रोमोसोम बन गया है। और ये क्रोमोसोम की जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है ये है 1400 नैनोमीटर। सो दिस इज अ कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम। जब इसको हम ओपन करते हैं तो ये इसी तरह से ओपन होता है पूरा, जिस सीक्वेंस में ये पैक हुआ है उसी सीक्वेंस में ये प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे ओपन होता है। तो ये है पूरा पैकेजिंग का प्रोसेस, डिटेल्ड प्रोसेस है पैकेजिंग का। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अपना एक्सपेरिमेंट्स, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब कि जेनेटिक मटेरियल को जो है वो कैसे सर्च किया गया, तो उसके सर्च के लिए अलग अलग जो है एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए। हमने देखा था कि न्यूक्लिक एसिड को 1869 के टाइम पर फ्रेडरिक मीशर ने डिस्कवर किया और अप्रोक्सीमेटली उसी टाइम जो है उसके कुछ ईयर्स पहले मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। लेकिन उस टाइम पर वो दोनों नॉलेज जो है वो कोलैबोरेट नहीं हुई थी और सिर्फ इतना मालूम था कि न्यूक्लियस के अंदर कोई तो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन उस सब्सटेंस का जो केमिकल नेचर है वो उस वक्त तक आइडेंटिफाइड नहीं था, उसका मॉलिक्यूलर नेचर आइडेंटिफाइड नहीं था, उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड नहीं था। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हमने देखा था कि 1953 में वाटसन क्रिक ने डिस्क्राइब किया था, लेकिन उसका फंक्शन जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने बताया था कि न्यूक्लियस में कोई ऐसा सब्सटेंस होता होगा जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन करता होगा, लेकिन उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है किसी ने सेटिस्फैक्टरीली नहीं दिया था। तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस के अंदर जो कि एज अ जेनेटिक मटेरियल फंक्शन करता है, ये जानने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे। तो इसमें 1928 में सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था ये सर्च करने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, मतलब वो प्रोटीन है या कोई कार्बोहाइड्रेट है या कि फिर कोई न्यूक्लिक एसिड है, ये जानने के लिए 1928 में जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था इट वाज परफॉर्म बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। और उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो परफॉर्म किया था बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, इस बैक्टीरिया के ऊपर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रोजेक्टर के ऊपर ये पूरा ग्रिफिथ का जो है एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। सो स्ट्रेप्टोकोकस जो न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो बैक्टीरिया होता है या डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, इसके दो स्ट्रेन होते हैं। स्ट्रेन मतलब इसकी दो सब वैरायटीज होती हैं। यहाँ पर देखिए एस स्ट्रेन और यहाँ पर आर स्ट्रेन। तो एस स्ट्रेन जो होता है इसके ऊपर सेल्स के ऊपर ऐसा एक कैप्सूल होता है। तो यहाँ गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया दिखाए हुए हैं। सो दिस इज द कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। सो एस स्ट्रेन जो है ये कैप्सुलेटेड है। यही कैप्सूल जो होता है बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है होस्ट के इम्यून सिस्टम से। आर स्ट्रेन जो है ये वाला, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ कैप्सूल नहीं है इसके ऊपर,
तो ये नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं आर स्ट्रेन। और फिर एक्सपेरिमेंट में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया कि इस स्ट्रेन का कल्चर तैयार किया, उसको ग्रो किया न्यूट्रिएंट मीडियम पे, बहुत सारे जब वो सेल्स बन गए तो उसका इंजेक्शन बनाया और उस इंजेक्शन को माउस के अंदर इंजेक्ट किया। तो रिजल्ट क्या मिला कि माउस जो है उसकी डेथ हो गई, माउस डाइड। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि एस स्ट्रेन जो है वो माउस को किल कर रहा है, मतलब एस स्ट्रेन जो है ये वायरुलेंट बैक्टीरिया है। सो दिस इज द वायरुलेंट बैक्टीरिया, वायरुलेंट स्ट्रेन, मतलब कि ये पैथोजेनिक है, इसको मार रहा है। दूसरा, फिर उसने सेकेंड स्टेप में ये किया, आर स्ट्रेन लिया, उसको कल्चर किया और उसको कल्चर करने के बाद में उसका इंजेक्शन बनाया और उसको माउस के अंदर इंजेक्ट किया। तो देखा कि माउस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है और माउस जो है वो सरवाइव कर रहा है। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि आर स्ट्रेन जो है वो सेफ है, मतलब कि वो नॉन पैथोजेनिक है। सो आर स्ट्रेन इज नॉन पैथोजेनिक। देन फिर उसने क्या किया, एस स्ट्रेन लिया अगेन। इस बार उसने एस स्ट्रेन वाले टेस्ट ट्यूब को हीट किया, यहां पर दिखाया गया है, उसको हीट किया गया। तो जब इसको हीट किया गया तो इसको बोला जाता है हीट किल्ड एस स्ट्रेन या हीट किल्ड बैक्टीरिया। अब हीट किल्ड एस स्ट्रेन का इंजेक्शन बनाया और उसको माउस के अंदर इंजेक्ट किया। फिर जब इसको इसने माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो यहां पर माउस जो है वो सरवाइव कर जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि शुरू में एस स्ट्रेन को जब उसने बगैर हीट किए हुए इंजेक्ट किया था तो माउस की डेथ हो रही थी, और हीट किया तो माउस की डेथ नहीं हो रही है। मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रेन को हीट करने के बाद में जो उसकी वायरुलेंस कैपेसिटी है वो लॉस हो रही है। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन इज सेफ। फोर्थ स्टेप में उसने ये किया कि एस टाइप के बैक्टीरिया लिए टेस्ट ट्यूब में, उसको हीट भी किया जैसा थर्ड में किया था, और उसको मिक्स किया आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया से। मतलब आर टाइप के बैक्टीरिया इसके अंदर डाल दी, पहले एस टाइप के बैक्टीरिया लिए, उसको हीट किया और फिर आर टाइप के लाइव बैक्टीरिया इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिए उसने, और फिर उसका इंजेक्शन बनाया। मतलब यहां पर ये दोनों मिक्स हैं और उसको माउस में इंजेक्ट किया। तो थर्ड स्टेप तक का जो रिजल्ट मिला था उस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली उसके लाइट में अगर हम देखें तो यहां पर माउस को जो है वो सरवाइव करना चाहिए। रीजन देखो, एस टाइप के बैक्टीरिया जो है वो वायरुलेंट है यहां पर फर्स्ट स्टेप में, लेकिन उसको हीट किया तो उसकी वायरुलेंस नेचर खत्म हो गई जैसा कि थर्ड में दिखाया। तो इसका मतलब ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन सेफ है, और आर टाइप के जो बैक्टीरिया है वो तो वैसे ही सेफ बैक्टीरिया है। तो इसका मतलब हीट करने के बाद में एस टाइप के बैक्टीरिया भी सेफ हो गए और आर टाइप के बैक्टीरिया ऑलरेडी सेफ है, और यहां पर दोनों सेफ बैक्टीरिया के कल्चर को मिक्स किया गया है। तो जब दोनों सेफ बैक्टीरिया के कल्चर को मिक्स किया गया है और उसको इंजेक्ट किया गया माउस में, तो माउस को यहां पर जब दोनों सेफ कल्चर है तो माउस को यहां पर सर्वाइव करना चाहिए, बट माउस यहां पर उसकी डेथ हो गई। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट उसको यहां मिला। इसको उसने एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको बोला जाता है ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। यहां पर थोड़ा और आगे जब उसको एनालाइज किया तो इस माउस के सेल्स में उसको वायरुलेंट बैक्टीरिया मिले, यहां पर कोई बैक्टीरिया वायरुलेंट नहीं मिले, यहां पर भी कोई वायरुलेंट बैक्टीरिया नहीं मिले। यहां पर उसको जो है सेफ बैक्टीरिया का कल्चर उसने इंजेक्ट किया था, बट फिर भी यहां पर उसको वायरुलेंट बैक्टीरिया देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से वायरुलेंट बैक्टीरिया यहां पर उसको देखने को मिल रहे हैं। तो इसको उसने एक्सप्लेन कैसे किया, कौन से टर्म्स में इसको एक्सप्लेन किया? उसने ऐसे एक्सप्लेन किया कि जब हीट किए हुए किल्ड बैक्टीरिया, मतलब हीट किल्ड एस स्ट्रेन, व्हेन दे आर मिक्स्ड विद लाइव आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये लाइव आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया है और ये हीट किल्ड एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जब इसको इसके साथ में मिक्स किया जाता है तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में एस टाइप के बैक्टीरिया के अंदर कोई तो ऐसा सब्सटेंस होता है, उसने नाम नहीं बताया, उसने ये बोला there is some substance present in the S type of bacteria, even present in the heat killed S type, and that substance
it transfer itself from S type into the R type. वो सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है वो R टाइप के बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, चला जाता है, और ये S टाइप का सब्सटेंस है तो वो R टाइप में जाने के बाद में R टाइप के बैक्टीरिया को कन्वर्ट कर देता है S टाइप में। तो इस सब्सटेंस का नाम उसने नहीं बताया, उसने ये बताया कि देयर इज सम सब्सटेंस, और उसने उसको बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सो ही सेड दैट देयर इज सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल present in the S type of bacteria, and when heat killed S type of bacteria is mixed with living R type of bacteria, that transforming principle enters into the R type from S type, and it converts the R type of bacteria into S type, and since S type is the virulent, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो R टाइप के बैक्टीरिया है उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है और वो R में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और R जो है वो S में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और S जो है वायरुलेंट है, तो उसकी वजह से यहाँ पर माउस की डेथ हो जा रही है, और इस सब इसको एनालाइज किया जा रहा है, तो यहाँ पर S टाइप के वायरुलेंट बैक्टीरिया इसकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जो एक टाइप के बैक्टीरिया से दूसरे टाइप के बैक्टीरिया, मतलब यहां से यहां पास हो रहा है, अब वो सब्सटेंस का नेचर नहीं पता है, तो उसको उसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला, बस उसने बोला कि यहां से यहां कुछ तो ट्रांसफर होता है, और जो भी चीज यहां से यहां ट्रांसफर होती है वही जो है वो जेनेटिक मटेरियल होगा। उसका नेचर उसने नहीं बताया कि, मतलब ये पता था कि प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, या कि डीएनए में से कुछ तो हो सकता है, बट कंफर्म उसने नहीं बताया कि वो क्या चीज है। फिर नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था वो था अवेरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर हम देख रहे हैं दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय अवेरी इटॉल, लिखा हुआ है, इटॉल मतलब उसके एसोसिएट्स। सो इसको परफॉर्म किया था ओसवाल्ड अवेरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैककार्टी। तो ये तीन साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने इसको परफॉर्म किया था 1944 के टाइम पर। तो इन लोगों का जो एक्सपेरिमेंट था वो सिमिलर था, ग्रिफिथ के जैसा ही एक्सपेरिमेंट था, एकदम सेम एक्सपेरिमेंट था, बस यहां पर उन लोगों ने जो है कल्चर को माउस के अंदर इंजेक्ट नहीं किया था, उसको टेस्ट ट्यूब में लिया। तो ये बहुत सिंपल वे में यहां पर टेस्ट ट्यूब्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में कल्चर मीडियम लिया गया है, हर एक टेस्ट ट्यूब में कल्चर मीडियम है, इसमें आर टाइप के बैक्टीरिया हैं। वैसे इनिशियली यहाँ पर तीनों के अंदर आर टाइप के ही बैक्टीरिया थे, सभी के अंदर आर टाइप के ही बैक्टीरिया लिए गए थे, आर टाइप के बैक्टीरिया लिए, और एस टाइप के बैक्टीरिया का जो प्रोटीन है वो प्रोटीन निकाला गया है, वो प्रोटीन को निकाल के यहाँ पे एस टाइप के प्रोटीन इसमें एंटर किए। तो जिस वक्त ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था उस टाइम पर सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक और जो सेपरेशन टेक्निक्स थी वो सारी टेक्निक्स आ चुकी थी। तो इन लोगों ने एस टाइप के बैक्टीरिया के अलग अलग सब्सटेंसेस को बाहर मतलब प्यूरिफाई किया था, प्रोटीन निकाल लिया, उसका आरएनए निकाल लिया, उसका कार्बोहाइड्रेट भी निकाल लिया था, उसका डीएनए भी निकाल लिया था। तो यहाँ पर जो है एस टाइप का प्रोटीन इंटर किया और इसको इनक्यूबेट किया, इसको रखा। कुछ टाइम के बाद में, कुछ आवर्स के बाद में फिर इसकी स्लाइड बनाई, तो देखा कि इसके अंदर उनको कोई भी एस टाइप के बैक्टीरिया नहीं मिले, मतलब आर टाइप के लिए थे इनिशियली, बाद में भी उनको आर टाइप के बैक्टीरिया मिल गए, तो मतलब इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इससे क्या समझ में आया कि प्रोटीन जो है एस टाइप का वो आर टाइप को ट्रांसफॉर्म नहीं करता है, बदलता नहीं है। मतलब ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो चेंज हुआ था वो प्रोटीन की वजह से नहीं हुआ होगा, तो प्रोटीन एक्सक्लूड हो गया। सेकेंड वाले में लिया इन लोगों ने आरएनए एस टाइप का, तो आरएनए लिया और फिर उसको मिक्स किया, तो देखा उसमें भी कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब कि आरएनए भी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसे ही एक टेस्ट ट्यूब इन लोगों ने बनाया था, कार्बोहाइड्रेट निकाला था, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट वाला टेस्ट ट्यूब तो नहीं दिखाया गया है। कार्बोहाइड्रेट वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर भी इनको जो है वो कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। फिर एक टेस्ट ट्यूब में इन लोगों ने कल्चर मीडियम लिया, आर टाइप के बैक्टीरिया लिए और
उसको जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले ये वाले को देख लीजिए। कल्चर मीडियम लिया, आर टाइप के बैक्टीरिया लिए और डीएनए लिया। किसका डीएनए लिया? एस टाइप का। एस टाइप का डीएनए लेकर के जब इसके साथ में मिक्स करते हैं तो देखा गया कि यहाँ पर जो है वो कुछ आर टाइप के बैक्टीरिया अपने आप को एस टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये आर टाइप के बैक्टीरिया के अंदर डीएनए गया होगा और जब ये डिवाइड हुए होंगे तो इनके ऊपर कैप्सूल आ गया होगा और ये स्मूथ बन गए होंगे। तो ये रफ टाइप के बैक्टीरिया यहाँ पे स्मूथ टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक टेस्ट ट्यूब ऐसे ही लिया, कंफर्मेटरी टेस्ट ट्यूब। इसमें इन लोगों ने कल्चर मीडियम में एस टाइप का डीएनए लिया और उसको एक एंजाइम से ट्रीट किया, डीएनएस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। तो ये न्यूक्लियस कैटेगरी का एंजाइम है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए को ब्रेक कर देता है पूरी तरह से। और डीएनए एंजाइम जब इसमें डाला गया तो ये देखा गया कि फिर कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए ने क्या किया, ये डीएनए को कट कर दिया उसने, और उसको कट करने के बाद में उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है और कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इससे समझ में आ गया ये दोनों टेस्ट ट्यूब से कि डीएनए वो सब्सटेंस है जिसको ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया था। सो डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें इस एक्सपेरिमेंट के बाद में बहुत कुछ तो क्लियर हो गया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, बट स्टिल फिर भी कुछ साइंटिस्ट लोगों को ये डाउट था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो हो सकता है कि प्रोटीन हो, क्योंकि कुछ प्रोटीन जो है वो डीएनए के साथ में भी प्रेजेंट रहते हैं। हालांकि यहाँ पे इन लोगों ने जो प्रोटीन दिया था ये पहली स्टेप में ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन था या प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन था। तो फिर कुछ डाउट ये बाकी था कि हो सकता है कि प्रोटीन जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इसको कंफर्म करने के लिए थर्ड एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म किया गया और उसको परफॉर्म किया गया 1952 के टाइम पर, एंड इट वाज परफॉर्म्ड बाय अल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेज। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं हार्शी चेज एक्सपेरिमेंट। यहां पर नाम लिखे हुए हार्शी चेज एक्सपेरिमेंट। हार्शी चेज एक्सपेरिमेंट जो था, इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो था एक वायरस। इट वाज अ बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज वो वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर। सो द बैक्टीरियोफाज व्हिच दे यूज, इट वाज T2 बैक्टीरियोफाज। T2 टाइप का एक बैक्टीरियोफाज इन लोगों ने यूज किया। तो बैक्टीरियोफाज में स्ट्रक्चर इसका ऑलरेडी हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में स्टडी किया है। एक जो है ये ऊपर कैप्सिड होता है, हेड होता है, फिर बीच में यहाँ पर एक नेक है और यहाँ पर बीच में जो है प्रोटीन शीट होती है और फिर यहाँ पर उसके टेल के फाइबर्स होते हैं। तो इन लोगों ने बैक्टीरियोफाज को लेबल किया। बैक्टीरियोफाज को कैसे लेबल करते हैं? बैक्टीरियोफाज को जो है एक सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ में इन लोगों ने मिक्स किया। देखो बैक्टीरियोफाज वायरसेस हैं, इनको कल्चर मीडियम पे हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट या वायरसेस जो होते हैं इनको कोई ना कोई होस्ट चाहिए। तो इनका होस्ट जो है ये सेल है जो कि ई कोलाई है। तो ई कोलाई को इन्फेक्शन कराने से पहले इन लोगों ने उसकी लेबलिंग की। तो ये जो लेबलिंग का प्रोसेस है यहाँ दिखाया हुआ है। एक जो ग्रुप था उसको इन लोगों ने रेडियो एक्टिव सल्फर 35, ये सल्फर 35 का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसके साथ में उसको इनकॉर्पोरेट किया। तो सल्फर जो होता है वो प्रोटीन का कंपोनेंट होता है कैप्सिड का। तो ये सल्फर जाकर के इसके हेड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। और दूसरे ग्रुप को इन लोगों ने फास्फोरस पे ग्रो किया था। तो फास्फोरस जो है ये जाकर के इनकॉर्पोरेट हो गया उसके जेनेटिक मटेरियल में, क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल का पार्ट होता है, डीएनए का पार्ट होता है फॉस्फेट ग्रुप के फॉर्म में। तो जो जिसका कंपोनेंट है वो जाकर के उसके साथ में इम्बेड हो गया। सो सल्फर जो है
ये प्रोटीन कैप्सिड के ऊपर, क्योंकि प्रोटीन के अंदर कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं, जैसे मीथ्योनिन है, सिस्टीन है, तो उसका कंपोनेंट होने की वजह से यहाँ पे सल्फर इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। और फास्फोरस जो है ये प्रोटीन में नहीं पाया जाता है, ये डीएनए में पाया जाता है, तो जो फास्फोरस था वो यहाँ पर डीएनए में आकर के डिपॉजिट हो गया। अब ये जो फाज है, यहाँ फास्फोरस 32 और यहाँ पर सल्फर 35, ये दोनों बैक्टीरियोफाज को हम कहेंगे लेबल्ड बैक्टीरियोफाज। तो ये लेबलिंग प्रोसेस हो गया बैक्टीरियोफाज का। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है वो है उनको इन्फेक्ट करवाना। अब उनको इन्फेक्ट करवाया गया, इन्फेक्शन मतलब कि उसको मिक्स किया गया ई कोलाई बैक्टीरिया के सेल्स के साथ में। सो व्हेन दे मिक्स्ड विद द ई कोलाई बैक्टीरियल सेल, तो वायरसेस जो है वो कैसे एक्ट करते हैं। वायरसेस पहले अपने आप को अपने होस्ट के साथ में अटैच करते हैं, और अटैच करने के बाद में उनका जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उस जेनेटिक मटेरियल को वो अपने स्मॉल पोर बना करके अपने होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो इन्होंने जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल इस होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर दिया, और अब ये एम्प्टी शेल्स रह गए, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इन्फेक्शन के बाद में ब्लेंडिंग होना, यानी मिक्स होना। अब ये यहाँ जाने के बाद में यहाँ पर होस्ट के डीएनए के साथ में जो है वो मिक्स हो जाएंगे। अभी यहाँ बैक्टीरियोफाज की जो है वो दो तरह की लाइफ साइकिल होती है। एक जो साइकिल होती है उसको कहा जाता है लाइटिक साइकिल। तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है, जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल अंदर आता है वो होस्ट के सेल्स के अंदर पहले अपनी कई कॉपी बनाता है, बहुत सारी, और फिर उसके बाद में उसको रप्चर कर देता है, ब्रेक करके बाहर आ जाता है वायरस के फॉर्म में। लेकिन जो दूसरी साइकिल होती है उसको कहा जाता है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में होस्ट सेल जो है वो रप्चर नहीं होता है, जो जेनेटिक मटेरियल अंदर आता है ये ब्लेंड हो जाता है। ब्लेंड होना यानी मिक्स हो जाता है आकर के होस्ट के डीएनए के साथ में, मतलब जो इसका ओरिजिनल अपना खुद का जो डीएनए होगा बैक्टीरिया का, इसके साथ में वो मिक्स हो जाता है। और मिक्स होने के बाद में ये यहीं पर रहता है, इसी के साथ में कई डिविजन्स तक का, बैक्टीरिया के कई डिविजन्स तक का वो इसके डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेटेड रहता है। तो ये जो साइकिल होती है इसको कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। इन साइकिल्स के बारे में और हायर लेवल पर अगर आप स्टडी करेंगे तभी, तो वहां पर आपको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आएगा। अगर आप मेडिकल साइंसेस में जाएंगे तो जब आप माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करेंगे वहां पे, तो वहां पर आपको लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल और डिटेल में सीखने को मिलेगी। और ऐसे ही ग्रेजुएशन वगैरह के लेवल में भी हम लोगों ने इसको जो है वो डिस्टिंग्विश करके स्टडी किया है अलग अलग बैक्टीरियोफाज के लिए। T2 बैक्टीरियोफाज है, लैम्डा बैक्टीरियोफाज है, इस तरह के। तो आपको अगर आप माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा इसकी लाइफ साइकिल। ओके, तो इन्फेक्शन और ब्लेंडिंग होने के बाद में जो थर्ड स्टेप है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब कि भी कल्चर ट्यूब के अंदर बैक्टीरिया भी है और साथ ही जो है ये एम्प्टी वायरसेस के जो शेल हैं, ये जो देख रहे हैं ये एम्प्टी वायरसेस के शेल्स हैं। तो ये एम्प्टी वायरसेस के शेल्स या कैप्सिड्स भी उसी के अंदर हैं। अब उनको पता है कि सल्फर जो है वो कहाँ डिपॉजिट हुआ था, इसके कैप्सिड पे, और फास्फोरस कहाँ डिपॉजिट हुआ था जाकर के, इसके डीएनए पे, जेनेटिक मटेरियल पे। जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में इस तरफ ये वाला जो पार्ट है कॉलम का, यहाँ पर सल्फर 35 लेबल्ड बैक्टीरियोफाज है और इस तरफ फास्फोरस 32 लेबल्ड बैक्टीरियोफाज है। तो यहाँ पर सेल्स के अंदर, मतलब ये जो सेल्स है इनके अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है नो रेडियो एक्टिव सल्फर 32 डिटेक्टेड इन सेल्स। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सल्फर तो इसी के ऊपर रुक गया है, कैप्सिड के ऊपर, और कैप्सिड तो अंदर इंटर नहीं हुआ, इसने तो अपना डीएनए ही अंदर छोड़ा है, इंटर किया है। तो यहाँ कोई रेडियो एक्टिविटी सेल्स के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है। जब सेंट्रीफ्यूज करके सेल्स को अलग किया और ये कैप्सिड को अलग किया तो कैप्सिड के ऊपर जो है रेडियो एक्टिविटी आ रही थी। देखो कैप्सिड जो होते हैं ये लाइट वेट के होते हैं,
तो ये सुपरनेटेंट के अंदर चले जाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे सुपरनेटेंट कहाँ होता है और सेल्स कहाँ जाते हैं, और एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये बहुत अच्छे डायग्राम्स हैं और इसमें बहुत ही क्लियर कट इसका एक्सप्लेनेशन जो है दिया गया है यहाँ पर। तो नो रेडियो एक्टिविटी इन सेल्स एंड रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। इस तरफ देखेंगे तो डीएनए अंदर आ गया है, मतलब सेल के अंदर आ गया है, तो इसका मतलब कि फास्फोरस भी इसके साथ में आ गया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस। तो सेल्स के अंदर यहां पर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। सो रेडियो यहां पर जो है फास्फोरस 32, यहां नो नहीं आएगा, ये रॉन्ग है, गलती से आ गया है। सो रेडियो एक्टिविटी P32 की जो रेडियो एक्टिविटी थी, इट इज डिटेक्टेड इन सेल्स, ये नो नहीं आएगा यहां पर, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल्स एंड नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट में यहां पर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगी। तो ये इस तरह से रिजल्ट है इसका। अब इसको और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में यहां पर इस तरह से हमको टेस्ट ट्यूब में देखने को मिलता है। ये जो ऊपर का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इतना यहां तक का, ये लाइन के ऊपर तक का, ये ऑब्लिक लाइन, ये पार्ट जो होता है इसको कहते हैं सुपरनेटेंट। मतलब यहां पर सिर्फ बैक्टीरियोफाज के जो एम्प्टी शेल्स हैं, कैप्सिड्स हैं, वो आ गए हैं। और ये नीचे का जो पार्ट है इसको कहते हैं पीलेट। यहां पर बैक्टीरिया के सेल्स हैं जो कि ज्यादा डेंसिटी वाले हैं, हेवी हैं। इस तरफ देखिए सुपरनेटेंट और नीचे यहां पर पीलेट। तो यहां सुपरनेटेंट के अंदर एम्प्टी शेल्स हैं और यहां पर जो है पीलेट में बैक्टीरिया के सेल्स हैं। तो जो रेडियो एक्टिव सल्फर से जिसको लेबल किया गया था वहां उसके अंदर यहां पर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी सुपरनेटेंट में। और रेडियो एक्टिव सल्फर क्योंकि यहीं पर डिपॉजिट हो गया, और फास्फोरस वाले ट्यूब में रेडियो एक्टिविटी यहां देखने को मिलेगी। यहां लिखा हुआ भी है रेडियो एक्टिव सेल्स और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो ये दोनों जगह पर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सो इस एक्सपेरिमेंट के बाद में ये फाइनली जो है वो क्लियर हो गया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है। इट इज नॉट द आरएनए और इट इज नॉट द प्रोटीन। सो आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज क्लियर दैट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। नाउ उसके बाद में कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल के फीचर्स क्या हैं। तो बहुत सिंपल करके जो है वो पॉइंट वाइज शो किया है फीचर्स कि जेनेटिक मटेरियल को कैसा होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल को सबसे पहले तो स्टेबल होना चाहिए, और जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट होना चाहिए, और केमिकली स्टेबल, स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होना चाहिए, रेप्लिकेट करना चाहिए, अपनी जैसी कॉपी प्रोड्यूस करना चाहिए। उसके अंदर म्यूटेशन होना चाहिए। म्यूटेशन भी कैसा होना चाहिए, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, और कोई ऐसा म्यूटेशन ना हो कि जो लीथल हो। सो स्लो म्यूटेशन है होना चाहिए जिसकी वजह से इवोल्यूशन के चांसेस बने रहेंगे। किसी सब्सटेंस को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए उसको अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स या जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनके फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए। तो ये कुछ फीचर है, 4 इंपॉर्टेंट फीचर याद रखना है। रेप्लिकेट करना चाहिए अपने आप को, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, और अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स या जो जनरल कैरेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किसी सब्सटेंस को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए। अब ये 4 क्राइटेरिया को लेकर के डीएनए और आरएनए को कंपेयर किया गया। मतलब ये कि कुछ जैसे वायरसेस हैं, कुछ वायरसेस, टोबैको मोज़ेक वायरस है, एचआईवी है, इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। तो आरएनए भी जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, बट इट इज ओनली इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस के अंदर।
तो इन क्राइटेरिया के ऊपर डीएनए और आरएनए दोनों को लेकर के टेस्ट किया गया, कंपेयर किया गया कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो ये पाया गया कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है, आरएनए उसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल। रीजन है उसके सेकंड प्राइम कार्बन के ऊपर कल हम लोगों ने देखा था जो OH ग्रुप होता है वो OH ग्रुप रिएक्टिव होता है, तो वो हाईली रिएक्टिव OH ग्रुप की वजह से आरएनए अनस्टेबल पाया गया। और आरएनए में जो म्यूटेशन होता है वो फास्ट होता है, इसीलिए वायरसेस के अंदर म्यूटेशन की रेट बहुत ज्यादा होती है। कोई एक सिंगल एंटीवायरल ड्रग से हम लोग जो है वायरल डिजीज को बहुत लॉन्ग टर्म तक का उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट म्यूटेट हो जाती है। उनके जो सेल्स तो नहीं होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो जेनेटिक जो पर्टिकुलरली जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए हो या आरएनए हो, बहुत तेज चेंज हो जाता है। फिर कुछ आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ में कैटालिटिक रोल भी प्ले करते हैं, मतलब एंजाइमेटिक रोल भी प्ले करते हैं कुछ प्रोसेसेस के लिए। फिर डीएनए के अंदर हमने देखा कि दो इंपॉर्टेंट केमिकल डिफरेंस है, एक तो शुगर वाला डिफरेंस है, पेंटोज शुगर वाला, राइबोज पेंटोज शुगर, डी और ऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर। एंड द सेकंड केमिकल डिफरेंस ये है प्रेजेंस ऑफ थाइमीन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल। तो ये थाइमीन का प्रेजेंट रहना यूरेसिल की जगह पर, ये उसको एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को, और आरएनए में नहीं होता, तो इसके लिए आरएनए थोड़ा कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो यही दोनों केमिकल डिफरेंस है, एक पेंटोज शुगर वाला है और एक जो है वो नाइट्रोजन बेस वाला है। आरएनए जो होता है वो फास्ट म्यूटेशन होता है उसके अंदर, तो इसके लिए कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है। लेकिन जब इवोल्यूशन हुआ होगा, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ज्यादा जो है वो आरएनए के सराउंड में या आरएनए के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब किया जाता है, उसका बहुत सारा प्रोसेस जो है वो आरएनए के ऊपर डिपेंड है, जैसे मैसेंजर आरएनए के ऊपर डिपेंड है। तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जो मशीनरी है वो आरएनए के ही अराउंड कहीं ना कहीं रिवॉल्व हुई है और वहीं से उसका इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन आरएनए इतना स्टेबल ना होने की वजह से नेचर ने आगे चल करके डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल सिलेक्ट किया है। तो यहां तक कि हम लोगों ने सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखा, पैकेजिंग देखा और डीएनए और आरएनए को कंपेयर किया कि दोनों में से अच्छा जेनेटिक मटेरियल कौन हो सकता है उसके फीचर्स को लेकर के। तो यहां तक कि आज का हम अपना लेक्चर जो है वो कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जब पढ़ेंगे तो आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स और डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह को हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।